ठीक है। तो अभी उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बाद कौन सा क्वेश्चन है? derive an expression for the maximum स्पीड ऑन द प्लेन और हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, बराबर ना? देखो अभी हम लोग को क्या देखना है इसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर एंड होता है, उधर हमारा डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ये पार्ट एंड होगा। आउटलाइन चेक करो फर्स्ट पेज पे। आउटलाइन में क्या क्या दिया है? पहले दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, उसके बाद लिखा है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने सीखा रेडियस वेक्टर मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, वो सीखा, बराबर है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है वो सीखा, बराबर है। एंगुलर वेलोसिटी के बाद लीनियर एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला डिराइव किया, ओके। उसके बाद रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू r ओमेगा, याद है ना? v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r बार, ये रिलेशन ऑब्टेन किया, बराबर है। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी जब देखा उसके साथ उसका डायरेक्शन भी स्टडी किया, बराबर है। क्या डायरेक्शन होता है एंगुलर वेलोसिटी का, कैसे ऑब्टेन किया जाएगा, विच रूल से, फ्रॉम विच रूल वी कैन ऑब्टेन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करना है? जिस डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उस डायरेक्शन में हमारे जो राइट हैंड के जो 4 फिंगर्स है, पहले 4, वो कर्ल करना है। उस पोजीशन में जो आपका आउटस्ट्रेच थंब है वो डायरेक्शन देगा आपके एंगुलर वेलोसिटी, बराबर है। इसके बाद हम लोगों ने एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है वो सीखा। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एंगुलर एक्सेलरेशन। उसका डायरेक्शन भी कैसे दिया जाता है? राइट हैंड थंब रूल से। लेकिन राइट हैंड थंब रूल से एंगुलर वेलोसिटी का परफेक्ट डायरेक्शन मिलेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन रहेगा। मतलब समझो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट इन दिस डायरेक्शन, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी विल बी अलोंग दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट? नाउ एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा व्हिच इज इक्वल टू d ओमेगा बार अपॉन dt। मुझे याद है क्या? डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज आल्सो अलोंग दिस एक्सिस। राइट हैंड से परफेक्ट नहीं दिया जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, लेकिन अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, बराबर है। तो जब हम लोग का एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगा तब अल्फा का डायरेक्शन एंड ओमेगा का डायरेक्शन सेम रहेगा, लेकिन जब ओमेगा डिक्रीज होगा तब ओमेगा का डायरेक्शन ऊपर के डायरेक्शन में है, लेकिन अल्फा का डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा बार। ये भी सीखा हम लोग, बराबर है ना? सीखा ना? उसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए, लीनियर एक्सेलरेशन ए बार, उसके 2 पार्ट, एक रेडियल एक्सेलरेशन, दूसरा सिखाया नहीं है रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? बराबर है, बोलो, टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है, बराबर है। इसलिए तो उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं। सेंट्री मतलब सेंटर, पिटल मतलब टुवर्ड्स, तो टुवर्ड्स द सेंटर जिसका डायरेक्शन है उस एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और दूसरा एक एक्सेलरेशन है वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब ये डायरेक्शन। अब इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या है मैंने बताया था आपको। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है? टेंजेंशियल जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, उसको कम ज्यादा करता है, बराबर। और वो अगर कम ज्यादा होती है तो आपका मोशन यूनिफॉर्म रहेगा कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बन जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बन जाएगा। मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल एक्सेलरेशन जो है वो कौन है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v का डायरेक्शन है चेंज होता है, लेकिन वैल्यू फिक्स रहता है यूसीएम में। तब kT कितना रहेगा? 0।
अगर ये रहेगा तो यूनिफॉर्म नहीं, अगर ये नहीं है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये सीधा रिलेशन है, बराबर है। उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो फोर्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए किसकी जरूरत है, फोर्स की जरूरत है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो मिलता है वो भी किसी फोर्स से दिया जा रहा है, और उस फोर्स को हम लोग नाम क्या देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम देते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन रहेगा वही फोर्स का डायरेक्शन रहेगा। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है इसके, टूवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का भी डायरेक्शन क्या रहेगा, टूवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस। अभी कोई भी मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स बन जाता है। तो सिमिलरली ये जो मास है उसको मैंने रेडियल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया। रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है v² अपॉन r। तो उससे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बन गया मेरा, सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। क्या बन गया, सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन एंड आर का डायरेक्शन सेम होता है, क्या अपोजिट होता है। आर का डायरेक्शन तो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है ना, लेकिन एफ का डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर, मतलब आर को अपोजिट। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो इधर माइनस साइन आना चाहिए ना, लेकिन ये माइनस किसके लिए है, आर के डायरेक्शन के लिए। लेकिन आर का डायरेक्शन बताने के लिए इधर कोई नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, बाजू में यूनिट वेक्टर आर है जो खाली डायरेक्शन का काम करता है, उसका वैल्यू 1 होता है। समझा। इसी को हम लोग अलग तरीके से लिखना चाहते हैं। अगर v² अपॉन r को अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लिखना चाहते हैं तो वो फॉर्मूला बन जाता है F इज इक्वल टू n r ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन। अभी आप बोलोगे सर इधर r हेड क्यों रही r हेड, क्योंकि इसमें जो r है वो ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, तो डायरेक्शन का काम कर रहा है। तो इसका अपोजिट क्लियर होता है ना, इधर कोई जरूरत नहीं आर का डायरेक्शन की। आर का डायरेक्शन इधर आर नीचे है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन इधर आर ऊपर है, तो इसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले में आर हेड नहीं है। अरे समझा। तो ये सब किसके फॉर्मूले हैं, हाँ बोलो बरोबर है। क्या किसके है, सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले। किसके फॉर्मूले है, सेंट्रीपिटल फोर्स का, जो क्या प्रोवाइड करता है, फोर्स क्या निर्माण करता है, एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हम लोगों ने पहले पढ़ाई किया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, लेकिन एक्सेलरेशन के लिए जिम्मेदार कौन है, जिसका नाम उन्होंने दिया अभी, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या क्या एग्जांपल मैंने बताए थे, या नोट्स में क्या क्या एग्जांपल दिया गया है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, देयरफॉर मून कैन रिवॉल्व अराउंड अर्थ, बराबर ना। उसके बाद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction between positively nucleus and negatively electrons. That force will provide the centripetal force for the circular motion of the electron around the what? Around what? किसके अराउंड घूमता है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के अराउंड। न्यूक्लियस के अराउंड जो रोटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का वो भी सर्कुलर मोशन है। तो उसके लिए नेसेसरी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन। इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अट्रैक्शन का, वो फोर्स किसकी जिम्मेदारी लेता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जिम्मेदारी। सेंट्रीपिटल फोर्स का अकेला का एग्जिस्टेंस नहीं है, वो किसी दूसरे फोर्स के वजह से प्रोवाइड होता है। ठीक है। और एग्जांपल दिया था, अगर मैं किसी स्ट्रिंग को स्टोन टाइट करता हूँ, अटैच करता हूँ एक एंड, और मेरे हाथ में एक एंड रखता हूँ और मैं घुमाता हूँ, तो कौन सा मोशन हो जाता है, वो सर्कुलर मोशन। तो उसके लिए भी क्या जरूरत है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उधर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक। समझो कार टर्न ले रही है, तो पूरा समझो गोल नहीं घूम रही है पूरा, लेकिन कुछ पार्ट टर्निंग का है, तो उधर भी तो सर्कुलर मोशन हो गया। तो उस वक्त भी क्या चाहिए, तो उधर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है, फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड। कौन देता है, फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने डिफरेंस देखा था उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या था बताया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ये जो हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स देखते हैं ना,
वो कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जो रेस्ट में या फिर यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम है वही अगर एक्सीलरेट हो गई, वही अगर रोटेट होने लगेगी, तो हमारे ऊपर एक आउटवर्ड फोर्स एग्जर्ट होता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमेशा याद रखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट रहता है कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों है? क्योंकि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सर्कुलर मोशन में घूम रही है। एंड सर्कुलर मोशन मतलब कौन सा मोशन? एक्सेलरेटेड मोशन। इसका ही मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है, वो भी सर्कुलर मोशन का एक्सेलरेटेड मोशन है। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कौन सा फोर्स काम करता है? आउटवर्ड फोर्स काम करता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो नॉर्मल सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाते हैं? बैलेंस हो जाते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट घूम पाता है। समझ में आ गया? जब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अनबैलेंस हो जाएगा ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगा ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नेसेसरी नहीं मिल सकता है। जो गाड़ी घूम रही है, रोटेट हो रही है, लेकिन जितना चाहिए उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं मिला है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो उसको क्या करेगा? बाहर की तरफ धकेल देगा ना, तो उसकी वजह से वो गाड़ी क्या होती है? स्पीड होती है। स्पीड म्हणजे काय? स्लिप होती है। उल्टा डायरेक्शन मध्ये आउटवर्ड। क्यों? क्योंकि जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए उसको बांध के रखने के लिए सर्कुलर मोशन में उतना नहीं मिल सकता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तैयार है इसको क्या करने के लिए? बाहर निकलना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो उसके बाद हमने डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी देखा था। मेन डिफरेंस क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रियल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इमेजिनरी नहीं है। वो एग्जिस्ट है लेकिन उसका एग्जिस्टेंस पता नहीं चलता या सोर्स नहीं पता चलता, तो वो इमेजिनरी नहीं है, वो सूडो फोर्स है। सूडो मतलब क्या? जो रियल नहीं है लेकिन उसका इफेक्ट दिख रहा है। समझ में आ रहा है? सूडो मतलब वो इफेक्ट दिखा रहा है, लेकिन उसके बारे में हम लोग को एग्जिस्ट ओरिजिन नहीं पता चलता। इट्स नॉट अ इमेजिनरी फोर्स बट इट्स नॉट अ रियल फोर्स अगेन। ठीक है। उसके बाद डिफरेंस क्या देखा था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहता है, या फिर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद सेंट्रीपिटल फोर्स कर रही है। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेंट्रीपिटल फोर्स है। समझ में आ रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस को खींचा जा रहा है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गई, तो उस वक्त उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स महसूस होगा। समझा? तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद सेंट्रीपिटल फोर्स से इफेक्टेड है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कौन सा फोर्स जनरेट होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो, ऑब्जेक्ट सेंट्रीपिटल फोर्स से रोटेट हो रहा है तो वो बात अलग है, लेकिन खुद फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर वो ऑब्जेक्ट है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर क्या कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से घूम रही है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये डिफरेंस के पॉइंट हमने देखे थे। मैग्नीट्यूड के टर्म में दोनों भी सेम है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? सेम है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बताओ? एक तो mv स्क्वायर अपॉन r है, या फिर mr ओमेगा स्क्वायर है, या फिर और एक है ये भी एक मैग्नीट्यूड। और क्या है दोनों का? mv ओमेगा। ये किधर से आ रहा है? ऐसा अलग अलग फॉर्म क्यों है? एक रिलेशन हम लोगों ने सीखा है, क्या सीखा है पता है ना? v इक्वल टू r ओमेगा। इस रिलेशन के वजह से तीन अलग अलग फॉर्म होंगे। कैसे? इस v में अगर r ओमेगा में पुट कर देता हूँ और उसका स्क्वायर कर देता हूँ, बराबर है? तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ना? दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, r क्या ओमेगा का। तो इसमें से गया, इसमें से गया, क्या बचा? इधर r बचा, तो mr ओमेगा स्क्वायर। लेकिन समझो जब v स्क्वायर अपॉन r में अगर ओमेगा इज इक्वल टू सॉरी r इज इक्वल टू v अपॉन ओमेगा डालूंगा, तो इधर क्या आएगा? v अपॉन ओमेगा आएगा, ओमेगा ऊपर जाएगा तो ओमेगा इधर आएगा, इसमें से भी गया, ये भी गया, क्या बचा? एम वी ओमेगा, जो थर्ड फॉर्म। समझा? इस रिलेशन से हम लोग अलग अलग फॉर्म ऑब्टेन कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी हमारा डायनामिक्स ये पार्ट खत्म हो गया ना।
अभी कौन से पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग? Vehicle along a horizontal circular. Yes, vehicle along horizontal circular road, then well of death, then vehicle along the bank circular road. बराबर है, ये 3 पॉइंट कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है ये। पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग इससे, देखो इधर vehicle along what, बोलो? Horizontal circular track. Horizontal circular track, या you can say circular road, and the same thing, ठीक है? ओके, अच्छा डेट क्या है ऐसा ना, जब आप रिविजन करोगे तो आपको इजी जाएगा ना, डेट देख के कौन सी डेट का है, ठीक है? तो व्हीकल अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड, इसमें क्या सीखना है वो पहले देखो। हम लोग जैसे चैप्टर में क्या क्या सीखना है वो पहले लेक्चर में देखा, वैसे हर एक टॉपिक में क्या सीखना है वो पहले सीख लेते हैं या स्टडी कर लेते हैं, इसका एम क्या है। इस पार्ट में हम लोग को सेफ स्पीड, इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। कौन सा? सेफ स्पीड, जिसको हम लोग ऑप्टिमम स्पीड भी बोल सकते हैं। ऑप्टिमम स्पीड मतलब क्या? कभी कभी ऐसे होता है व्हीकल ज्यादा कम, मतलब बहुत कम स्पीड से चला तो भी नहीं अलाउ होता है, और बहुत ज्यादा स्पीड से भी हम लोग अलाउ नहीं करते। कभी कभी रोड पे स्पीड लिमिट लिखा रहता है, 80 किलोमीटर पर आवर रहता है। कोई अगर अलग अलग रफ सरफेस है तो उधर लिखा रहता है 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट लिखा है। कभी देखा है आपने हाईवे पे? वो क्यों लिखा रहता है? क्योंकि कभी कभी एकदम ज्यादा स्पीड भी अलाउ नहीं रहता है, एक्सीडेंट की चांसेस है, या हम लोग उस फास्ट रोड में, इतना बड़ा हाईवे रहता है तो उसको हम लोग ज्यादा स्लो भी नहीं कार चला सकते, तो पीछे वाले जो कार रहेंगे, व्हीकल रहेंगे, उनको तकलीफ होगा ना। तो एक ऐसा स्पीड जो जिस स्पीड से अगर हम लोग गाड़ी चलाएंगे तो हम लोग सेफली जाएंगे, तो ऐसे स्पीड को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमम स्पीड या सेफ स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड या सेफ स्पीड, इसका फॉर्मूला डिराइव करना ये हमारा इस पार्ट में है। समझा क्या है? मैं समझा क्या? रादर इधर हम लोग इस केस में सेफ स्पीड से और थोड़ा सा बेहतर जाएंगे, उधर मिनिमम स्पीड क्या लिखने वाले अभी हम लोग? मिनिमम स्पीड। तो इस केस में ऑप्टिमम स्पीड से भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग स्टडी करेंगे, वो है मिनिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन द व्हाट? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड। अभी सर्कुलर रोड क्या होता है? देखो मैं रोड ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं रोड ड्रॉ करने की कोशिश करूँ। कभी कभी बच्चे लोग देखो ऐसे खेलते हैं रोड पे, इधर गाड़ी रखते हैं, बराबर ना, और गाड़ी ऐसे रोटेट होती रहती है, बराबर ना। नॉर्मली ट्रेन का रहता है, हम लोग रोड के लिए लिखेंगे, ठीक है? और ये पार्ट प्लेन है, स्ट्रेट रोड है, ये पार्ट भी कैसा है? स्ट्रेट रोड है। लेकिन ये पार्ट देखो, ये पार्ट भी चलो मान लेते हैं स्ट्रेट है थोड़ा सा, ये पार्ट देखो कर्व है, ये पार्ट कर्व है, ये पार्ट कर्व है। तो ये है आपका सर्कुलर रोड। कौन सा पार्ट? ये नहीं, ये वाला सर्कुलर रोड, बराबर है। और वो सर्कुलर रोड अगर प्लेन है, नॉर्मल, अभी लोग बोलोगे सर नॉर्मल सब रोड प्लेन ही होते हैं, नहीं, कोई रोड देखो। मैं अभी थोड़ा सा पीछे से, गाड़ी का पीछे से व्यू कैसे दिखता है मैं ड्रॉ करता हूँ। समझो ये मेरा रोड है और ये गाड़ी ऐसे जा रही है, मतलब इधर जा रही है, हाँ, मतलब ऐसे बोर्ड के अंदर उस डायरेक्शन में जा रही है, इमेजिन करो। तो पीछे से गाड़ी ऐसे निकली, ये उसका टायर, ठीक है, पीछे से, बराबर है। लेकिन उस वक्त ये रोड जो है वो कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, प्लेन है, बराबर है। और वो जो रोड है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कर्व वाला, कर्व है लेकिन प्लेन है। इमेजिन कर सकते हो आप, कर्व है लेकिन प्लेन है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है, मैं पहले बैंक रोड मतलब क्या वो भी बता देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि हॉरिजॉन्टल रोड मतलब क्या। कभी कभी क्या होता है, सेम रोड कर्व है, लेकिन उसका जो बाहर का पार्ट है, आउटर एज, उसको थोड़ा सा ऊपर उठाया जाता है ऐसे। स्टेडियम देखा है? स्टेडियम कभी
स्टेडियम रहता है ना, स्टेडियम कैसे रहता है, सर्कुलर रहता है, लेकिन ऐसे प्लेन रहता है क्या? सभी जो पब्लिक बैठे रहती है वो सब ऐसे प्लेन रहते हैं या फिर स्टेप बाय स्टेप ऊपर रहता है वो? इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने ये पार्ट को ऊपर उठा दिया थोड़ा, तो ये जो एंगल बना रहता है या फिर ये जो शेप हुआ, आउटर पार्ट को थोड़ा सा ऊपर उठाया विद रिस्पेक्ट टू इनर पार्ट, तो ये अभी हॉरिजॉन्टल रोड है क्या, प्लेन है क्या? नहीं, अभी क्या हो गया, बैंक रोड हो गया। क्या हो गया, बैंक रोड। बैंकिंग आप लोग नेक्स्ट सेक्शन में डिटेल में देखने वाले ही है, लेकिन फिलहाल हम लोग क्या देखेंगे, तो अभी कोई डिफरेंस समझ में आया हॉरिजॉन्टल एंड बैंक रोड में? तो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, लेकिन वो रोड कैसा है, सर्कुलर है लेकिन प्लेन, ठीक है, मतलब ऐसे इमेजिन करो, ऐसे, और गाड़ी ऐसे जा रही, ठीक है, तो इधर में गाड़ी ड्रॉ करता है पीछे से, ओके। इस गाड़ी का रोटेशन के बाद मतलब सर्कुलर पार्ट के लिए मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए, वो हम लोग फॉर्मूला भी दे रहे हैं, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, मिनिमम मैक्सिमम सेफ ये सब हम लोग को देखना है कैसे करना है वो, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है मैंने उसमें, देखो जरा, Derive an expression for the maximum safe speed for a vehicle on a horizontal surface. ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, इधर मैक्सिमम सेफ स्पीड देखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, उसका रीजन भी देता हूं मैं। हम लोग को तीन चीजें देखना है, किसी केस में मैक्सिमम देखना है, किसी केस में मिनिमम देखना है, किसी केस में ऑप्टिमम देखना है, मतलब सेफ स्पीड देखना है, ठीक है। अभी इसमें सर्कुलर रोड है लेकिन कोई बैंकिंग नहीं हुआ है, मतलब उसको कोई ऊपर नहीं उठाया है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वो कितना स्पीड से गाड़ी चला सकता है, कौन से रोड पे, स्ट्रेट रोड पे नहीं बोल रहा हूँ, कौन से रोड पे, सर्कुलर रोड पे, उसको कर्व रोड भी दूसरा नाम दे सकते हैं, कौन सा रोड, कर्व, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेन एक्सप्रेशन, द सेफ स्पीड और मैक्सिमम स्पीड फॉर व्हाट, vehicle which is traveling along a horizontal circular road, ठीक है। ये सर्कुलर रोड है, दिख रहा है प्लेन, लेकिन वो इनटू द बोर्ड है, तो ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर हो सके तो मैं थोड़ा सा मॉडल बना के लाता हूँ, तब तो इजीली समझ में आएगा। इस कार पे या इस व्हीकल पे कितने फोर्सेस काम करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, पहले स्टार्टिंग में वो देखना है कि कौन से फोर्स पे काम करेगा। सबसे पहला फोर्स काम करेगा उसका वेट, जो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, बराबर है। जब ये गाड़ी उसके ऊपर वेट डाल रही है, बराबर है, सरफेस को टच है, तो सरफेस से अपोजिट फोर्स लगता है, एक्सर्ट होता है, जिसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। हम लोग इधर खड़े हैं,